नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, क्या संतान प्राप्ति का ना होना कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित होता है या नहीं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है, क्या घर में हमारे टॉयलेट के बगल में किचन होना ठीक है या नहीं, या मंदिर होना ठीक है या नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में अनेक प्रकार के सवाल चलते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को सवाल के जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही तमाम प्रकार के सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे और यही सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी अपने सभी पेशेंट का इलाज करती हैं, साथ में वास्तु करेक्शन भी करती हैं। डॉक्टर सुमित्रा जी के पास जितने भी पेशेंट आते हैं, अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पाकर ही जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु अकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। डॉक्टर सुमित्रा जी घर, मकान, बैंक, टाउनशिप, मंदिरों का वास्तु करेक्शन करती हैं, उनका वास्तु चेक करती हैं। यदि आप भी इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सुमित्रा जी से बात कर सकते हैं, तमाम प्रकार की परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अपने अपने मैप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो मैम, आज हम बात करेंगे लोगों के तमाम सवालों के बारे में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति विशेष को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो क्या इसका संबंध कहीं ना कहीं वास्तु से होता है? जी, अगर बात करें संतान की तो मुझे जानकर ये अच्छा लगा किसी ने सवाल अगर पूछा है। तो आज के डेट में लोग इतने जागरूक हो रहे हैं कि पहले हम हर समस्या में, अगर मुझे हाइपरटेंशन है तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, हमें अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये आम धारणा है, ज़रूर जाना भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमारे घर की एनर्जी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वैसे ही जब बच्चा नहीं होता तो हम काफ़ी बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास भी जाते हैं। वहीं हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे घर का वास्तु भी इसमें रोल प्ले करता है। तो अगर बात करते हैं संतान नहीं होने का, तो अगर हमारे वास्तु की बात करें तो इसमें दो ऐसी अहम दिशाएं हैं जिसका बहुत महत्व है संतान के लिए। एक है नॉर्थ। हम जानते हैं अगर किसी निर्माण में अगर नॉर्थ पूरा बंद कर दिया जाए तो उनके घर में संतान होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट में अगर कोई भी उल्लंघन हो तो देखा जाता है या तो पुत्र संतान नहीं होती है, या होती है तो कहीं ना कहीं वो पुत्र संतान को नुकसान देता है। कई बार ऐसा देखा गया, यहाँ तक कि उस संतान की मृत्यु भी हो जाती है। शास्त्र में कहा गया पुत्र संतान के बारे में। तो एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ कि हम आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं करते, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारे घर में पुत्र पैदा होगा कि पुत्री। तो हमारा जो संस्थान है इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी, इसमें हमने कभी भी, आज तक कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण के लिए आया है तो हमने कभी भी बच्चे का जेंडर नहीं निर्धारण किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि फीमेल बच्चों का प्रोटेक्शन हो। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश ये रखते हैं कि व्यक्ति को ये बताएं कि संतान है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसका समाधान क्या है, पर कभी भी जेंडर के विषय में हमने कभी नहीं बताया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि पुत्र की चाह में लोग पुत्री को नहीं पाना चाहते हैं और उसके लिए कोई कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको उठाने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर होता है, क्योंकि घर वास्तु के अनुसार बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। कोई बने बनाए फ्लैट भी खरीदते हैं, तो कोई अपने घर में इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वास्तु करेक्शन कर सके। तो क्या घर के किचन के बगल में टॉयलेट होना या टॉयलेट के बगल में मंदिर होना, ये भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न करता है? तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ने सवाल पूछा है, मुझे तो सबसे पहले प्रश्न उनके लिए ये है मेरे पास कि उनका घर क्या वास्तु सम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं क्या उनका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, क्योंकि अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो उसके बगल में कभी भी टॉयलेट बनाने के प्रोविजन तो शास्त्र में मेंशन ही नहीं है। अगर आप देखते हैं टॉयलेट कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनाना और मंदिर कहाँ बनाना, अगर हम इसको वास्तु के हिसाब से अगर समझते हैं और अगर आप वास्तु को कंप्लाई कर रहे हैं तो ये सवाल ही बेबुनियादी हो जाता है। क्योंकि जहाँ भी अगर हम मंदिर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट के कोने में, तो बिल्कुल उससे लगा हुआ टॉयलेट तो ना तो नॉर्थ के साइड अलाउड है ना ईस्ट के साइड अलाउड है।
वहीं अगर हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं, जहाँ पे किचन बनाने का एकमात्र जगह हमारे शास्त्र में कहा गया है, उसके ठीक चाहे हम साउथ ईस्ट से अगर हम साउथ की तरफ आते हैं, या अगर हम ठीक साउथ ईस्ट से ईस्ट के बगल वाली अगर हम डेटी की बात करते हैं, वहाँ जो देव है वहाँ पे तो टॉयलेट या मंदिर बनाने का प्रोविजन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके घर में वास्तु के ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं जिसके चलते दोनों की वॉल कॉमन हो रही है, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर बात करें कि क्या हम बना सकते हैं या हमारा बना हुआ है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कॉमन वॉल अगर है टॉयलेट की या मंदिर की, अगर मान लीजिए निर्माण हुआ है, कॉमन वॉल अगर टॉयलेट की है और मंदिर की, या फिर कॉमन वॉल टॉयलेट की आपके किचन की है, तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है कि वो अलाउड है या नहीं है, क्योंकि इन अ वे अगर हम अच्छे से समझें तो शास्त्र में ये अलाउड तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं अपने दर्शकों को एक बार ये ज़रूर बताना चाहूँगी, यदि आप भी अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो बिना देर किए फटाफट से अपने अपने मैप हमें मेल कर दीजिए। आपके जो मैप्स हैं वो ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं तो डॉक्टर सुमित्रा के साथ वास्तु पे बात अभी जाइए यूट्यूब पर, पेज को फटाफट से फॉलो कर लीजिए और वहाँ से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, हमारे दर्शक लगातार सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव होता है तो ज़्यादातर हम यहाँ पर सवालों के जवाब नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि ज़्यादातर लोगों के सवालों के जवाब उन तक पहुँचाए जाएं। इनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है, एक महिला है, कि घर में खाना बनाते समय किचन के अंदर कौन सी दिशा की ओर मुख होना चाहिए। जी, अगर आप ये पूछते हैं कि खाना बनाते समय कहाँ देखना चाहिए, तो आपने पिछले सवाल में समझ लिया होगा कि किचन के स्थान तो हमने साउथ ईस्ट को बता दिया है। अब साउथ ईस्ट जो कोना है उसमें एक तरफ तो साउथ भी पड़ रहा है और एक तरफ ईस्ट भी पड़ रहा है, तो हम किस तरफ मुख करें? बहुत अच्छा सवाल है। हमें हमेशा पूर्व दिशा में फेस करके खाना बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोलर रेडिएशंस की बात करते हैं, हमें सन से ऊर्जा मिलती है, कहीं ना कहीं उसका संबंध है हमारे रसोई घर से और खाना बनाने से। तो अगर आप खाना बनाते हैं तो कोशिश करें कि पूर्व दिशा में आपका फेस हो। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप इतना सारा ज्ञान लाती कहाँ से हैं, हम यही सोचते रह जाते हैं। तो क्यों ना आज इसी पर बात कर ली जाए। ब्रेक के उस पार हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि इतना ज्ञान का भंडार आपके पास आया कहाँ से। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो दर्शकों, कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के उस पार और भी बहुत कुछ है खास। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं मात्रिक कॉल के माध्यम से। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कर सकते हैं, अपने अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में एक महत्वपूर्ण टिप आपको दी जाती है, जिसको जानने के बाद, जिसको अपनाने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो मैम, इतना सारा ज्ञान का भंडार है आपके पास, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे ये जानने के लिए कि आपके पास ये भंडार आया कहाँ से। देखिए, आज रश्मि जी मेरे से सारे राज जान लेंगी। जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिस एकेडमी से हम जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी, वो विश्व में बहुत नाम की एक संस्था है और इसमें जो हमारे गुरु जी हैं पंडित सतीश शर्मा जी, उनके पास अपार ज्ञान का भंडार है। कुछ ज्ञान तो हमें उनसे मिल जाता है और कुछ हम निकाल लेते हैं उनकी किताब से। उन्होंने किताब लिखी है वास्तु विद्या।
सच बताएं तो वास्तु विद्या में इतना सब कुछ लिखा है कि काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ना तो हमें शायद ऋग्वेद पढ़ने की ज़रूरत है, ना हमें कई बार बहुत सारे शास्त्र खोलने की ज़रूरत पड़ती है। पर कहीं ना कहीं सर का हमेशा कहना है कि हमें शास्त्र से जुड़े रहना है, तो हमें जितने भी हमारे ऋग्वेद जो हमारी शुरुआती ग्रंथ है जिसे हमें पढ़ना चाहिए वास्तु के लिए, उसे तो पढ़ना ही चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर संक्षेप में आप बहुत कुछ जानना चाहते तो वास्तु विद्या एक बहुत अच्छा विकल्प है। आज रश्मि जी ने मेरे से किताब ले ही लिया ब्रेक के दौरान, तो वो आपको दिखाना भी चाहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर मैं अपने सभी दर्शकों को ये किताब दिखाना चाहूँगी। किताब बहुत ही विशेष है क्योंकि जितना भी ज्ञान का भंडार आपको मैम के माध्यम से प्राप्त होता है, ये सारा भंडार इसी किताब के अंदर विद्यमान है, क्योंकि ये किताब लिखी है विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी ने। तो यदि आप भी ज्ञान की गंगा में गोते लगाना चाहते हैं तो फटाफट से इस किताब को मंगा लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है और घर बैठे आप भी वास्तु सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद वास्तु कर सकते हैं। तो देर किस बात की, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कीजिए, किताब मंगाइए और ज्ञान का भंडार आप भी संजो लीजिए। तो मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आज आपके इस राज के बारे में हमें पता चल ही गया कि ये ज्ञान का भंडार आपके पास कहाँ से आया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी जरूर इस किताब को मंगाएंगे और ज्ञान की गंगा में गोते लगाएंगे। फिलहाल जैसे हर बार हम एक मैप के बारे में बात करते हैं, आपने ग्रीन रूम में मुझसे एक बात डिस्कस की थी। आपने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनका एक सवाल होता है कि मैम हमारे साथ धोखा हो गया। कॉम्प्लेक्स खरीदने गए थे, कहा था कि वास्तु कंप्लाइन होगा, लेकिन बाद में देखा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा ही मैप यहाँ लगाया जाए और हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। चलिए, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी, वास्तु की किताब आप अवश्य पढ़ें, पर हमेशा वास्तु शास्त्री के परामर्श के द्वारा ही अपने घर में वास्तु करेक्शन करें। खुद अल्प ज्ञान के माध्यम से समाधान ना करें, किताब से ज्ञान अर्जित करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं वास्तु हो सकता है। तो किताब तो ज़रूर पढ़ें और कहीं ना कहीं सर से संपर्क में आए अगर आपकी समस्या नहीं समाधान हो पाती है। बिल्कुल, क्योंकि जानकारियों का अभाव खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल जी। अब देखिए, रश्मि जी ने ये एक नक्शा लगाया है, इसके बारे में मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कभी भी आप एक संपत्ति जब लेने जाते हैं तो पहले आप एक चीज़ बनाते हैं, अपने दिमाग में एक मन बनाते हैं, सबसे पहले मनस बनाते हैं हम कि हमें एक प्रॉपर्टी लेनी है। दूसरा बात हमारे दिमाग में आता है कि हम किस लोकेशन में लेंगे, 1 बेडरूम फ्लैट लेंगे, 2 बेडरूम लेंगे कि 3 बेडरूम, ये सारी हम पहले कल्पना करते हैं कि हमें क्या लेना है। फिर हम हमारा बजट बनाते हैं, उसके बाद हमारे पॉसिबिलिटी में जो जो फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं उसको जाकर हम देखते हैं। ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, हर व्यक्ति यही करता है। अब दूसरी बात आती है, जब से ही हम वहाँ पहुँचते हैं, आज वास्तु के बारे में सब लोग थोड़ा बहुत जानकार हो गए, सब वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं, अगर आपने वास्तु के बारे में इंक्वायरी नहीं भी की तो सबसे पहले वो बिल्डर आपको या फिर जो उनका एजेंट वहाँ बैठा है या जो भी व्यक्ति वहाँ बैठे हैं आपको बताने के लिए, वो तुरंत आपको एक पन्ना दिखाएंगे, जो ब्रोशर होता है उसमें लिखा है ये वास्तु कंप्लाइंट है। आप बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको वास्तु की जानकारी नहीं है। अब इसमें से काफ़ी लोग हैं जिनको जानकारी है पर वो भी अधूरी जानकारी है, तो वो सब जब देखते हैं वास्तु कंप्लाइंट है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और एक फ्लैट सेलेक्ट कर लेते हैं। आज हम जानेंगे कि बिल्डर के उस ब्रोशर में जो वर्ड लिखा है वास्तु कंप्लायंस, उसका एक्चुअल अर्थ क्या है। काफ़ी प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा होता है ना कंडीशन से अप्लाई, इसके नीचे नहीं लिखा है, लेकिन उसमें एक बात है जो आपके समझने की, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस नक्शे के द्वारा। चलिए देखिए, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो हमने एक बात जाना कि वास्तु पुरुष कैसे वर्क करते हैं। अगर मेरी संपत्ति है, चाहे वो अगर छोटी है तो वास्तु पुरुष छोटे आकार के होंगे, जब मेरी प्रॉपर्टी बड़ी हो गई तो वास्तु पुरुष का आकार बड़ा हो गया। तो अब एक बात आप सोच के देखिए, ये एक लैंडलॉर्ड था जिसकी प्रॉपर्टी थी, इस पे वो फ्लैट बना के बेचेगा, तो उसके लिए वास्तु पुरुष का जो स्क्वायर एरिया है वो कितना बड़ा होगा। बिल्कुल ये पूरे साइज का वास्तु पुरुष उनके लिए काम कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो वास्तु कंप्लाई अगर करते हैं तो वो अपने पूरे एरिया के हिसाब से उन्होंने वास्तु पुरुष को बैठाया और उसको वो कंप्लाई करते हैं। अब आप एक फ्लैट ओनर है, आपने छोटी सी यहाँ जाकर एक फ्लैट ली, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये जो वास्तु कंप्लायंस है क्या वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप उनसे खखोल के पूछे कि ये वास्तु जो आप कंप्लाई बता रहे हैं ये किया किसने है, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैक्सिमम टाइम ये काम आर्किटेक्ट ही किया होता है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं या आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी ज्ञानी हो चुके हैं इतने एपिसोड्स देखकर, क्या एक आर्किटेक्ट बता सकता है कि वो वास्तु कंप्लायंट है कि नहीं? कभी नहीं। एक वास्तु शास्त्री इस बात को बता सकता है। अगर वो ये बताते हैं कि हाँ एक वास्तु शास्त्री ने किया तो भी सोचने की बात है, पर ज़्यादातर आर्किटेक्ट ही इस डिज़ाइन को किए होते हैं।
तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि ये लोग एक प्लान बनाते हैं, आर्किटेक्ट एक प्लान बनाते हैं, वो एक वास्तुशास्त्री के पास ले जाते हैं और उनको बोलते हैं आप इसको बस अप्रूव कर दीजिए ताकि लोग इसको खरीदना चालू कर दें। ये भी होता है। अब मैं इससे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, काफ़ी बार देखा गया, मैंने कलकत्ता में ही एक बहुत बड़े बिल्डर की अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया, बट ये अगर मान लीजिए उन्होंने बहुत सारे फेजेस में बिल्डिंग बनाने की बात की थी, बट 1 या 2 फेज बनने के बाद पता चलता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने वास्तु के उल्लंघन किए हैं, इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब तक एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता, वहाँ के आखिरी फ्लैट तक नहीं बिक जाता, इसका वास्तु उस बिल्डर पे भी काम करता है। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने उल्लंघन किया तो कहीं ना कहीं उनका काम बीच में रुक जाता है, और बाद में अगर आपने फ्लैट ले लिया और आपकी फ्लैट तो वास्तु कंप्लाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन की जो शंका है वो ज़रूर दूर हुई होगी और उम्मीद करते हैं कि अब वो ये जानने का प्रयास करेंगे और ख़ासकर जहां फ्लैट लेने जाएंगे उनको भी समझाएंगे कि भाई अब आप हमें पागल बनाना बंद कीजिए और ठीक तरीके से हमें बताइए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। समय आ चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। चलिए टिप्स की बात, मेरे को लगता है रेशमी जी से ज़्यादा आजकल मुझे इंतज़ार रहता है टिप्स का। तो चलिए आज टिप्स इसी नक्शे पे आपको एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी कि एक बार जो अभी मैंने बताई कि कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स में हमने क्या बताया कि जो बिल्डर था या जो लैंडलॉर्ड था जिसने वो प्रमोटिंग चालू की, ये पूरी एरिया उसकी थी, तो उसके वास्तु पुरुष इतने विस्तारित और इतने बड़े थे। अब कोई व्यक्ति छोटा फ्लैट खरीद रहा है, यहाँ छोटा सा, आप जानते हैं जब माँ गर्भ धारण करती है तो बच्चा माँ के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रहता है, और उसको सारे न्यूट्रिशन मदर से ही मिलते हैं। जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता है और हम अम्बिलिकस को काट देते हैं, वो बच्चे का अपना एक अलग अस्तित्व हो जाता है, वो एक एंटायरली एक अलग आइडेंटिटी बन जाता है। यही चीज़ यहाँ भी होता है। जब बिल्डर का इतना बड़ा प्रॉपर्टी है तब तक यही उसकी माँ है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने एक फ्लैट बुक किया, उसने उसको लिया, तो तुरंत ये शरीर से उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको खरीदा, उसके लिए उसका नया जन्म होता है और उसके छोटे से वास्तु पुरुष उसी एरिया के अंदर होते हैं। और हमारा चाहे जमीन का शेप गोल हो, चौकोर हो, तिकोना हो, वास्तु पुरुष हमेशा स्क्वायर एरिया में ही रहते हैं। तो ये हो गई लैंड एरिया, इस पे हो गए लैंडलॉर्ड के वास्तु पुरुष। अब हमने एक छोटा सा फ्लैट लिया, हमारे इतने छोटे से वास्तु पुरुष हैं, तो हम पे जो वास्तु पुरुष काम करेंगे उनसे कंप्लाई क्या ये लैंडलॉर्ड कभी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वास्तु बिना जाने कोई भी संपत्ति कभी ना खरीदे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका उत्थान करा सकता है तो पतन भी करा सकता है। कहीं ना कहीं आपके 1000 रुपये को 100 रुपये में भी बदल सकता है और 100 को 1000 में भी परिवर्तन कर सकता है। हम लोगों का स्वभाव, उसका रहन सहन, उसके इनकम, हर चीज़ में फ़र्क ला सकते हैं वास्तु के द्वारा। तो वास्तु को जाने समझें, और चाहे तो हमारी संस्था से पढ़ भी सकते हैं, हमारे पास कोर्सेज भी हैं, आप सीखें और कम से कम ये जानें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका कारण है क्या। बिल्कुल सही कहा, कारण और निवारण दोनों जानने की प्रयास करें। इसके साथ ही आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये भी समझाया कि वास्तु पुरुष जो होते हैं वो अगर किसी के पास खरीदने के लिए जा रहे हैं बिल्डर के पास, तो उन्होंने गलत नहीं कहा कि ये वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। वो उन्होंने अपने लिए पूरी जगह को खरीदते हुए वास्तु के हिसाब से उस जगह को लिया और उसको बनाना शुरू किया। लेकिन जिस व्यक्ति को उसे खरीदना है उसको भी अपना वास्तु पुरुष जरूर चेक करवाना है कि हमारी जगह का वास्तु ठीक है या नहीं, या फिर यहाँ के वास्तु पुरुष जो हैं वो हमारे लिए लाभकारी हैं या नुकसानदायक हैं और क्या चेंजेस करने चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और अपना कीमती समय दिया है। लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई जो इशारा कर रही है तो हमें यहाँ रुकना तो पड़ेगा ही। आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।